दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी पीजीटी कला विषय की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए भारतीय समकालीन कलाकारों पर आधारित ऑडियो सीरीज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस ऑडियो बुक को आप अपने स्टडी रूम में, लाइब्रेरी में या फिर सफ़र करते समय कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। समकालीन कलाकारों में से किसी एक कलाकार की कहानी हर रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर आप सुन सकते हैं। तो फिर आज प्रस्तुत है भारतीय कला के कीर्ति स्तंभ राजा रवि वर्मा के बारे में। तो चलिए सुनते हैं। भारतीय आधुनिक कला के अन्यतम और युगांतकारी प्रभाव पैदा करने वाले कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे ऐसे कलाकार थे भारतीय कला में सर्वथा पहले जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया, उनके अमर चरित्रों को जीवंत अभिव्यक्ति दी और जन जन में कला को प्रतिष्ठित कर दिया। जो लोग रवि वर्मा को महज कैलेंडर आर्टिस्ट कहकर संतोष पा लेते हैं, वे भारतीय कला को या तो समझना नहीं चाहते या समझ नहीं सकते। वे यह भूल जाते हैं कि इस कलाकार ने 19वीं शताब्दी में जो विलक्षण भूमिका अदा की, उसी के बाद कला की विविध सरणियों का जन्म हुआ और उनका विकास संभव हो पाया। यह गौरतलब है कि रवि वर्मा का एक ऐसे कलाकार के रूप में जब उदय हुआ था, वह समय अनेकानेक संकटों से आच्छादित था। अंग्रेजी शासन की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण यहाँ की कला निरंतर दम तोड़ रही थी। सांस्कृतिक और धार्मिक स्तरों पर भी देश की हालात खस्तेहाल थी। ऐसे में इस कलाकार का उदय न केवल कला की व्यापकता को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, वरन कला की नई तकनीक भी अमल में आई, जिससे भारतीय कला की परंपरागत कलाएं भी पुनर्जीवित हो उठी। केरल प्रांत के किलुमन्नूर गांव में 29 अप्रैल 1848 में जन्मे रवि वर्मा के परिवार का निकट संबंध तत्कालीन त्रावणकोर के राजघराने से था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई और कला की प्राथमिक शिक्षा त्रिवेंद्रम राज्य के कलाकार तथा तंजौर चित्रकला के विख्यात चित्रकार अलगिरी नायडू की देखरेख में हुई। यह राजघराना कलाओं में गहरी रुचि लेने वाला था, इसलिए इस वातावरण में बालक रवि वर्मा को विकसित होने तथा कला का बेहतर संस्कार पाने में मदद मिली। राजा रवि वर्मा के चाचा राजा राजा वर्मा स्वयं तंजौर शैली के चित्रकार थे। वे अपने भतीजे की समझ को जान चुके थे, इसलिए त्रावणकोर के राजा अय्यलम तिरुनल के पास रवि वर्मा को ले गए। इस प्रासाद में वहाँ के दरबारी चित्रकार रामास्वामी नायर से उन्होंने जल रंग में काम करना सीखा। असल में रवि वर्मा के प्रारंभिक काल के बारे में तरह तरह के परस्पर विरोधी बातें सुनाई पड़ती हैं। कई बार सही निष्कर्ष तक पहुंचने में दिक्कत होती है। बहुत से कला आलोचक और इतिहासकार इस बात को काटते हैं कि अलगिरी नायडू ने रवि वर्मा को कला की प्राथमिक शिक्षा दी। कुछ लोग रामास्वामी नायर को लेकर भी संदेह पैदा करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रामास्वामी नायर ने त्रावणकोर के राजा के कहने पर रवि वर्मा को जल रंग की पद्धति में काम करना सिखाया। यह भी सत्य है कि बालक रवि वर्मा को अलगिरी नायडू ने शुरुआती कला संस्कार दिए। मालूम हो कि रवि वर्मा के चाचा राजा वर्मा स्वयं तंजौर शैली के अच्छे चित्रकार थे और यही वह सेतु थे जो रवि वर्मा को त्रावणकोर के राज परिवार से जोड़ते थे। वरना रवि वर्मा का परिवार सामान्य ही था, कोई बहुत संपन्न न था। राजा वर्मा के प्रयासों और रामास्वामी नायर की दीक्षा से अकूत प्रतिभा के धनी रवि वर्मा को बहुत लाभ हुआ, पर उन्हें तैल रंगों के प्रयोग की तकनीक मालूम न थी। उन्हीं दिनों त्रावणकोर राज दरबार में सभी यानी कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक अंग्रेज चित्रकार थियोडोर जॉनसन आए थे, जिनका बहुत नाम भी था। उनसे आग्रह किया गया कि वे बाल चित्रकार रवि वर्मा को तैल रंगों के प्रयोग का प्रशिक्षण दे दें, लेकिन वह तैयार नहीं हुए। वे यह जान चुके थे कि जल रंगों में इस बालक ने जो प्रतिभा दिखाई, यदि वह तैल में भी दिखाने लगा तो किसी भी कलाकार को अपने आगे टिकने नहीं देगा।
बार बार आग्रह करने के बाद भी ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ जॉनसन नहीं पिघला। उसने सिर्फ इतना ही किया कि अपने कामों को दिखा भर दिया। इतना भी ना किया कि काम करते समय रवि वर्मा को देखने की छूट दे। यह तो रवि वर्मा की प्रतिभा का कमाल था कि उन्होंने उसके बनाए कामों को देखकर अनुमान और विवेक के इस्तेमाल से रंग मिश्रण तथा रंग संयोजन की तकनीक सीख ली। त्रावणकोर के राजा रानी की तस्वीर जब तैल रंग में रवि वर्मा ने बनाई तो सभी चकित हो गए, क्योंकि वह तस्वीर जॉनसन की बनाई तस्वीर से बेहतर बन गई थी। विचित्र तो यह है कि आज भी यह भ्रम बनाए रखा गया है कि थियोडोर जॉनसन ने रवि वर्मा को तैल रंगों के प्रयोग की तकनीक सिखाई, जो प्रकारांतर से शुद्ध झूठ है। सच यही है कि इस कलाकार ने किसी भी कला संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा नहीं ली थी और जो कुछ अर्जित किया वह अपनी प्रतिभा और परिश्रम तथा साधना से पाया। यह असाधारण बात है कि एक सर्वथा प्रशिक्षण विहीन युवा कलाकार ने पश्चिम की यथार्थवादी तकनीक को आत्मसात किया और एक तरह से भारतीय कला को आधुनिक बनाने की सर्वप्रथम पहल की। अपनी प्रतिभा के बल पर इस कलाकार ने उन दिनों जितनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त की वह चकित करने वाला है। यह तथ्य ध्यान में रखने वाला है कि जिस दौर में रवि वर्मा का उदय हुआ था वह दौर भारत की दो महत्वपूर्ण कला परंपराओं के विघटन का काल था। उनमें एक थी राजपूत शैली और दूसरी मुगल शैली। इन दोनों ही शैलियों ने एक जमाने में भारतीय कला को शीर्ष पर पहुंचाया था। रवि वर्मा ने इन दोनों शैलियों के पराभव को देखा था और इनकी प्रभावकारी क्षमता को भी। एक मायने में रवि वर्मा की कला राजपूत और मुगल शैली की कला का विकल्प भी थी, तो दूसरी तरफ पश्चिम की नई तकनीक का परिचय भी। रवि वर्मा की कला के दूसरे रूप भी हैं जिन्हें देखना आवश्यक है। उनकी विशिष्टता का सबसे अहम पक्ष यह है कि वे अपनी कला के माध्यम से लोक और शास्त्र के बीच सेतु बन सके। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनके आख्यानों को अपनी कृतियों में बरतने की सफल चेष्टा की। ऐसे चरित्रों को कृतियों में जगह दी जिनकी अपनी एक लोक छवि थी। इस कला में दैवत्व था तो श्रृंगार के लिए भी जगह थी। गरीब भारतीय के लिए स्थान था तो सामाजिक जीवन की विसंगतियों के अंकन की भी जगह थी। गुलामी के उन कठिन दिनों में रवि वर्मा की तूलिका ने अपनी कला से सबको चमत्कृत कर दिया। उनकी आंखों को भा सकने और चकित करने वाली रंग योजना ने बड़े बड़े सिद्ध कलाकारों को भी हिला डाला। रंगों का संयोजन, मानवीय भावों के विलक्षण अंकन और चरित्रों के वस्त्र विन्यास में अपूर्व दक्षता दिखाकर रवि वर्मा ने एक अद्वितीय कलाकार की छवि बना ली। छाया प्रकाश का संतुलन हो या शांत प्रकृति के रंगों का प्रयोग हो, गहरे से हल्के होने वाले कुछ चमत्कारिक रंग लाघव हो या अंकित छवियों में जीवन का वेग हो, रवि वर्मा की कला अपने में नायाब है। इस कलाकार ने अपनी कला को स्वरूप देने के लिए बहुत सी यात्राएं की और लगभग भारत भ्रमण की यात्रा हो या देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का भ्रमण हो, रवि वर्मा ने अपनी कला को जीवंत बनाने की सारी विधियां पूरी की। अनेक स्थलों पर घूमते हुए उन्होंने वहां के कलाकारों से भी भेंट, उनकी चित्र विधियों को भी जाना समझा। इसी क्रम में उन्होंने पुराणों, शास्त्रों, महाभारत तथा रामायण आदि ग्रंथों का अवगाहन किया और इसके साथ साथ संस्कृत के क्लासिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर उसके चरित्रों की एक मनोहारी छवि अपने भीतर रची, जिसे बाद में अंकित की। यह ध्यान देने वाली बात है कि त्रावणकोर के राजप्रसाद के पुस्तकालय में शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक रही हो जिसका अध्ययन रवि वर्मा ने न किया हो। मलयालम और संस्कृत के ग्रंथों के अलावा कला पर भी उपलब्ध पुस्तकों को भी इस कलाकार ने पढ़ा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र, सूत्र,
मूर्ति शास्त्र से लेकर संस्कृत नाटकों के अवगाहन में उनकी मिथकीय छवि कल्पना की ऐसी विलक्षण दृष्टि दी जो अन्यतम थी। इससे उनकी कला में सौंदर्य और संवेदना का ऐसा दुर्लभ संतुलन बन सका जिससे उनकी कला में अप्रत्याशित आकर्षण उभर आया। कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से उनमें कविता करने की भी क्षमता विकसित हो गई थी। बाद के दिनों में तो उन्होंने संस्कृत में छंदोबद्ध कविताएं भी लिखी। मानस यात्रा नामक उनकी एक काव्य पुस्तक मिलती है जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं का बड़ा रसमय चित्रण किया है। इतना ही नहीं, रंगों की समझ और साहित्य की प्रभावन्ति से गहरे परिचय के बाद उन्होंने नृत्य और संगीत को भी नज़दीक से जानने की कोशिश की। संगीत के विभिन्न रागों, उनकी बंदिशों को जानने के बाद नृत्य को समझने में भी उन्होंने बहुत समय दिया। कुडियाट्टम, यक्षगान और कथकली जैसे विख्यात दक्षिणी नृत्य शैलियों को उन्होंने बहुत बारीकी से जाना और सीखा। यह अकारण नहीं है कि उनकी कृतियों को देखकर केवल चित्र का भान नहीं होता। यह स्पष्ट लगता है कि संगीत के स्वरों को उनके आकाश झंकृत करते हैं, नृत्य परिवेश रचता है, साहित्य का सौंदर्य चरित्रों को समग्रता में रूपायित करता है और कला से इस कलाओं में समन्वित होकर रूपांकर की का प्रतिमान बन जाती है। रवि वर्मा की कला राजपूत कलम और मुगल शैली के साथ साथ भारतीय स्थापत्य के सुगढ़ संयोग से निर्मित कला है, जिसमें नवागत यथार्थवाद के भारतीय कला में एक क्रांति ही कर दी। क्रांति चाहे उसकी परंपरा में न दिखे, पर सच यही है कि क्रांति हुई और भारत के घर आंगन तक यह कला पहुंची। जिन देवी देवताओं की आराधना करते शताब्दियां गुजर गई थी और हमने उसके अलग अलग रूप मन में बसा लिए थे, रवि वर्मा ने उन रूपों की जगह नए रूप बनाए और वे हमारे मन प्राण पर अंकित हो गए। ये वे रूप थे जिनमें हमारे आख्यानों का दर्प था। ये सही मायनों में वे देवी देवता, दयामय, करुणामूर्ति, उद्धारक, गरीब नवाज और दुष्ट संहारक थे। वे लोग कैलेंडर आर्ट के उद्भावक के रूप में रवि वर्मा को देखते हैं और उनकी कला में उन्हें केवल खोट ही दिखाई देती है। वे सचमुच इस कला की देन को उसकी सांस्कृतिकता में नहीं देख पाते। रवि वर्मा की कला इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने पराधीन भारतीयों को अपने अतीत से जोड़ने के साथ साथ आदर्श चरित्रों से उनका परिचय कराया। यह सामान्य बात नहीं है कि उन्हें एशिया का रेम्ब्रा कहा जाने लगा था। हालांकि रेम्ब्रा को भी उतनी ख्याति ना मिली जो रवि वर्मा को मिली, और अमरता वह तो इस कलाकार की चेरी बन गई। मालूम हो कि आरंभ में जब जॉनसन ने रवि वर्मा को कला प्रशिक्षण देने से इनकार कर दिया था और अपनी साधना से इस कलाकार ने तैल रंग की तकनीक सीख ली और कई आकर्षक कृतियों की रचना की, तो त्रावणकोर के राजा ने चाहा कि पद्मानपुरम में इस तकनीक पर रॉयल अकादमी लंदन से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं और पुस्तकें मंगवाई गई, जिससे रवि वर्मा को अपनी चित्र भाषा अर्जित करने में मदद मिली। उन्हीं दिनों उनकी बनाई कृतियों को देखकर लॉर्ड हर्बर्ट बड़ा खुश हुआ और उन कृतियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भिजवाया। वियना की एक ऐसी कला प्रदर्शनी में उन्हें ऑनरेबल मेंशन का सम्मान मिला। एक प्रदर्शनी में उन्हें स्वर्ण पदक मिला और इस पदक के बाद रवि वर्मा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। इसी ख्याति का नतीजा था कि ड्यूक ऑफ बकिंघम ने कालिदास की कृति से प्रेरित होकर बनाई गई शकुंतला खरीदी। उन दिनों उसने 50,000 रुपए में यह चित्र खरीदा था। रवि वर्मा के इस तरह के कामों का अपना महत्व था, क्योंकि उस दौर में विदेशी कलाकार भारतीय कला को पिछड़ा और भारत को असभ्य और जाहिल देश कहा करते थे। उनकी नज़र में न यहाँ कभी कोई सभ्यता आई थी, न सौंदर्य था और न ही जीवन में किसी तरह भी प्रेम की जगह थी। इस कलाकार के लिए अपने अतीत के स्वर्णिम कालखंडों को उठाना
यह सिद्ध करने के लिए आवश्यक था कि उसका देश सभ्य, संस्कृत और कलाविद रहता आया है। उसे पश्चिम के प्रमाण पत्र की कोई दरकार नहीं है। आप उस दौर के साहित्य को भी देखें तो पाएंगे कि पश्चिम के प्रतिकार के लिए लेखकों ने भारतीय अतीत के सुनहरे पन्ने को खोला। उन्होंने देवी देवताओं को अंकित किया, अनेक आख्यानों के चरित्रों को रूपायित किया और उसके चारित्रिक गुणों को उभारा। उनकी कला की इंद्रियता को देखकर कई कलाविदों ने कहा कि रवि वर्मा की कृतियां अपने रंग व्यवहार में रैम्ब्रा, गोया या फिर टीसियन से जरा भी कम नहीं है। रंग बर्ताव की यह काव्यात्मकता उनकी कला को अपूर्व बनाती है, जिससे पश्चिम के कलाकार भी जल भुन रहे थे। इस कलाकार ने देवियों के परिधानों के लिए बहुत श्रम किया और भारतीय स्त्रियों के परिधानों से उनका सामंजस्य बिठाया। आभूषण स्थिर किए और रूप विन्यास में सात्विकता के साथ साथ ऐसी मधुमयी छवि अंकित की कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। इस छवि के कारण रवि वर्मा विवादास्पद भी कम न हुए। उन पर तरह तरह के आरोप लगे और तथाकथित कला आलोचकों ने उनके कामों को निर्ममता से निरस्त करने का अभियान जारी रखा। अब आइए जानते हैं रवि वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां। इनमें है श्री कृष्ण बलदाऊ समुद्र का गर्भदमन, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, नल दमयंती, मंदोदरी, इंद्रजीत विजय, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका महेंद्र, हंस और महिला, गंगा शांतनु, दुर्योधन द्रौपदी, शांति दूत श्री कृष्ण, चांदनी में नारी, हंसदूत, कुलीन महिलाएं, सागर, जलाशय, मत्स्यगंधा, रावण और जटायु, शकुंतला, नंद और देवकी, साधु और मेनका, वामन अवतार, लक्ष्मी, विष्णु का विश्व स्वरूप आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस कलाकार ने माँ और शिशु, दरिद्रता, शमशान में हरिश्चंद्र, भिखारी बालक आदि चित्र भी बनाए, जो उनकी यथार्थवादी दृष्टि के परिचायक हैं। उन्हें मान सम्मान भी बहुत मिले। 1873 में आयोजित मद्रास कला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार के रूप में गवर्नर का पदक, 1880 में पूना कला प्रदर्शनी में गायकवाड़ पदक, 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसरी हिंद उपाधि महत्वपूर्ण है। उनकी कृतियों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस ऑफ शिकागो में उनके चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए मंगवाया और पुरस्कृत भी किया। वे उन कलाकारों में नहीं हैं जिन्हें केवल दीर्घाओं और संग्रहालयों में ही देखा जा सकता हो। फिर भी बड़ौदा के लक्ष्मी विलास महल, फतेह सिंह संग्रहालय, जगमोहन महल, मैसूर, मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, उदयपुर के राजमहल, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद सहित देश की कई अनेक वीथिकाओं, संग्रहालयों और भवनों में रवि वर्मा की कृतियां संग्रहित हैं। जीवन के आखिरी वर्षों में वे बंबई आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने 1894 में एक प्रेस की स्थापना की ताकि अपनी कृतियों के प्रिंट निकालकर वे पूरे देश में प्रसारित कर सकें। इसमें उनको बहुत घाटा उठाना पड़ा था। अंतिम दिनों में उन्होंने शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक के व्यक्ति चित्र बनाए थे, जिससे अंग्रेजी शासन उनसे बेहद खफा था। आज़ादी के संघर्ष में भी उन्होंने गुपचुप क्रांतिकारियों की सहायता भी की। यह आश्चर्य की बात है कि रवि वर्मा ने कभी विदेश यात्रा नहीं की। अपनी धार्मिक रूढ़ियों के कारण समुद्र पार करना उन्हें हमेशा धर्म विरुद्ध लगा। अगर वे विदेश यात्रा कर पाए होते तो शायद आज वे इतने उपेक्षित न होते जितने हुए, क्योंकि तब उन्हें वैश्विक स्वीकृति मिली होती और भारत के समीक्षक उन्हें सराखों पर बैठा लेते। अंतिम दिनों में उन्हें मधुमेह हो गया था, जिससे उनकी काया क्षीण। अकूत नाम और ख्याति अर्जित करने वाले इस कलाकार को अंतिम दिनों में विवादास्पद भी होना पड़ा था और अदालती चक्कर भी लगाए थे। 2 अक्टूबर 1906 को अपनी एक कृति पर काम करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस
तरह भारतीय कला का यह भीष्म पितामह अपनी तीर्थ यात्रा पर चला गया। सही मायनों में रवि वर्मा ने ही भारतीय कला की आधुनिकता की नींव रखी, अतीत के गौरव को सजीव किया और कला की प्रभ विष्णुता का आदर्श सामने रखा। पौराणिक चरित्रों को समकालीन बनाकर उन्होंने वही काम किया था जो काम मध्यकाल के कवियों ने किया था। अंतर केवल इतना ही था कि मध्यकालीन भक्तों की तरह यातना भरी जिंदगी रवि वर्मा को न मिली। भारतीय कला में अपनी अनुपस्थिति के बावजूद अपनी कृतियों के साथ वे हमेशा मौजूद ही नहीं रहेंगे, बल्कि एक चुनौती भी बनकर रहेंगे। सच यही है कि रवि वर्मा भारतीय कला के वह प्रकाश स्तंभ हैं जिसकी ज्योति कभी कम ना हो सकेगी। तो फिर आज बस इतना ही। नमस्कार।